हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट पिछली वीडियो में हमने भाग 14 क्लियर किया था, इस वीडियो में हम भाग 15 को क्लियर करेंगे। भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, जिसे चुनाव आयोग भी कहते हैं। स्टूडेंट इसे इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन कहते हैं और शॉर्ट में ईसी कहते हैं। तो स्टूडेंट भाग 15 में अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद 324 से 329 ए तक हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट भाग 15 स्टार्ट करते हैं। भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये समझते हैं, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग अस्तित्व में आया था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारा जो निर्वाचन आयोग है, जो चुनाव आयोग है, ये स्टूडेंट अस्तित्व में कब आया था? तो 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे, जब संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में कैसे आया? तो स्टूडेंट आपको बता दें, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को जो 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, उन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 324 भी था। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 324 को समझते हैं। अनुच्छेद 324 में क्या है? तो स्टूडेंट अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। हमारे संविधान में चुनाव आयोग के बारे में ये बताया गया है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे राष्ट्रपति तय करेंगे। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में यही बताया गया है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और अन्य कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे वो राष्ट्रपति तय करेंगे। तो स्टूडेंट वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय जी ने कितने चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त तय किए हुए हैं, इसको समझते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं जिन्हें इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट अनुच्छेद 324 में बताया गया था कि चुनाव आयोग कैसा होगा, तो उस चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे ये राष्ट्रपति तय करेंगे। तो स्टूडेंट वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय जी ने 2 अन्य चुनाव आयुक्त निर्धारित किए हुए हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अर्थात चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं हमारे चुनाव आयोग में, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, इसको स्टूडेंट समझते हैं। क्या मूल संविधान में भी यही व्यवस्था थी? नोट में स्टूडेंट इसको बताया गया है, 1950 से 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय रहा। तो स्टूडेंट जैसा कि चुनाव आयोग में बताया गया था कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, तो स्टूडेंट जब संविधान लागू हुआ उस समय एक मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए थे, और बाकी राष्ट्रपति महोदय जी ने अन्य चुनाव आयुक्त का निर्धारण नहीं किया था। तो स्टूडेंट 1989 तक सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, अन्य चुनाव आयुक्त नहीं होते थे। 1989 में चुनाव आयोग तारकुंडे समिति की सिफारिश पर बहुसदस्यीय बना। तो स्टूडेंट तारकुंडे एक समिति थी, उस समिति की सिफारिश पर 1989 में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। लेकिन एससी ने पुनः आयोग को एक सदस्यीय बनाया। लेकिन स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त बनाए गए थे उनको कैंसिल कर दिया गया, और कहा कि सिर्फ चुनाव आयोग एक सदस्यीय रहेगा। लेकिन स्टूडेंट गोस्वामी समिति की सिफारिश पर 1993 में एक स्टूडेंट गोस्वामी समिति बनी थी, और उस समिति ने 1993 में सिफारिश की कि चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया जाना चाहिए। तब स्टूडेंट 1993 में चुनाव आयोग को राष्ट्रपति महोदय जी ने बहुसदस्यीय फिर से किया, जो वर्तमान में है। तो स्टूडेंट जो वर्तमान में चुनाव आयोग है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं
और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ये स्टूडेंट कब किया गया था? तो फाइनल रूप से 1993 में किया गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट, आयुक्त की नियुक्ति समझते हैं कि आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो स्टूडेंट, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, इन तीनों व्यक्तियों की जो नियुक्ति होती है उस नियुक्ति को राष्ट्रपति महोदय करते हैं। योग्यता समझते हैं स्टूडेंट, क्या योग्यता होनी चाहिए कि आप चुनाव आयुक्त बन सकते हैं? संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो स्टूडेंट, चुनाव आयुक्त के संबंध में हमारे संविधान में कोई योग्यता उल्लेखित नहीं है, लेकिन स्टूडेंट किसी भी रिटायर्ड आईएएस को बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन संसद ने कानून बनाया है और उस कानून के तहत किसी भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को ही क्या बनाया जाता है? तो चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। स्टूडेंट, कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल को समझते हैं। तो सीईसी का 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। स्टूडेंट, सीईसी का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो स्टूडेंट, जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, और जो ईसी होते हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अर्थात जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हटाने की विधि को समझते हैं। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या अन्य चुनाव आयुक्त हैं, इनको कैसे हटाया जा सकता है? तो स्टूडेंट, सीईसी को सुप्रीम कोर्ट के जज की विधि से हटाते हैं। जैसे स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी विधि से सीईसी को हटाया जाता है, अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है, और ईसी को सीईसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाते हैं। तो स्टूडेंट, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज की विधि की तरह हटते हैं, और जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर उन्हें राष्ट्रपति महोदय जब चाहें तब हटा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, आपको बताएं, ये बाध्यता नहीं है। अर्थात अगर मुख्य चुनाव आयुक्त किसी भी चुनाव आयुक्त को हटाना चाहते हैं और सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति महोदय के पास, तो राष्ट्रपति महोदय उन्हें हटाने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है, हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस चुनाव आयोग का अर्थात निर्वाचन आयोग का कार्य समझते हैं, जो 3 सदस्यीय होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव करवाना। तो स्टूडेंट, जो चुनाव आयोग होता है वो 6 प्रकार के चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव करवाता है। राजनीतिक पार्टी को मान्यता देता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, आदर्श आचार संहिता लगाता है, चुनाव क्षेत्र का प्रशीमन करता है, मतदाता सूची तैयार करता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद को छोड़कर बाकी सभी का चुनाव संबंधी विवाद की प्रारंभिक सुनवाई करता है। तो स्टूडेंट, इस बात को अच्छे से याद रखना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद की सुनवाई चुनाव आयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। बाकी स्टूडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव संबंधी विवाद की प्रारंभिक सुनवाई चुनाव आयोग करता है। इसमें बताया गया है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव संबंधी विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ईवीएम को समझते हैं। ईवीएम से जिससे वोट डाले जाते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कहाँ हुआ था इसको समझते हैं। 1982 में सबसे पहले केरल में प्रयोग हुई थी ईवीएम। सबसे पहले स्टूडेंट, भारत में अगर ईवीएम कहीं प्रयोग हुई थी तो 1982 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? केरल में। लेकिन स्टूडेंट, केरल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो पूरे चुनाव नहीं हुए थे ईवीएम से, कुछ जगहों पर हुए थे। प्रथम राज्य जहां पूरा चुनाव ईवीएम से हुआ था तो गोवा स्टूडेंट, और कब? 1999 में। संपूर्ण आम चुनाव स्टूडेंट, आम चुनाव का मतलब होता है लोकसभा चुनाव। लोकसभा का चुनाव पूरा किस सन में हुए हैं ईवीएम से? तो स्टूडेंट 2004 में हुए हैं। संपूर्ण आम चुनाव ईवीएम से हुए 2004 में। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम समझते हैं कि कोई भी पार्टी होती है उसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता है या राज्य पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता है। तो स्टूडेंट, कुछ पार्टियां जो होती हैं वो एक राज्य में या पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो स्टूडेंट उस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट, कब दिया जाता है राज्य पार्टी का दर्जा उसको समझते हैं।
सबसे पहले 3 कंडीशन दी हुई हैं। इन 3 कंडीशन में स्टूडेंट कोई भी एक कंडीशन फॉलो करने होती है। तो सबसे पहले कंडीशन समझते हैं। विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का कम से कम 3% या कम से कम 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त हों और लोकसभा चुनाव में प्रति 25 सीट पर 1 सीट जीती हो। कम से कम 3% या कम से कम 3 सीटें इनमें जो भी ज़्यादा हों जीती हों और लोकसभा के चुनाव में प्रति 25 सीट पर 1 सीट जीती हो तो स्टूडेंट राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट कंडीशन समझते हैं। अगर पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रही है तो दूसरी कंडीशन फॉलो हो जाए तब भी राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो स्टूडेंट दूसरी कंडीशन क्या है? लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो। तो स्टूडेंट या तो लोकसभा का चुनाव हो रहा हो या विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, अगर उस पार्टी ने कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर लिया है और साथ ही में कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीती हों, तो स्टूडेंट 6% मत प्राप्त किए हों किसी भी लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में। अगर लोकसभा का चुनाव है तो कम से कम 1 सीट जीती हो और अगर विधानसभा का चुनाव हो तो साथ में कम से कम 2 सीट जीती हों, तो स्टूडेंट उसको राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तीसरी कंडीशन समझते हैं स्टूडेंट। अगर 1 सीट भी नहीं जीती हो तो वैध मतों का 8% मत प्राप्त हो। तो स्टूडेंट दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रही है तो तीसरी कंडीशन अगर फॉलो हो जाती है तब भी राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो स्टूडेंट दूसरी वाली जो कंडीशन है उसमें 6% वैध मत प्राप्त हो और साथ में लोकसभा का चुनाव हो तो 1 सीट और अगर विधानसभा का चुनाव हो तो 2 सीट कम से कम जीती हों। लेकिन स्टूडेंट तीसरी वाली जो कंडीशन है उसमें लोकसभा या विधानसभा के जीतने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ वैध मतों का 8% मत प्राप्त किया हो। अगर 8% वोट प्राप्त कर लिया है वैध मतों का तो राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये 3 कंडीशन है, इन 3 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो राज्य पार्टी का दर्जा या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट समझते हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। तो स्टूडेंट राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी 3 कंडीशन हैं। इन 3 कंडीशन में कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले कंडीशन को समझते हैं। लोकसभा चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त हो 4 लोकसभा सीट के साथ। तो स्टूडेंट इसमें ये बता रहे हैं कि कम से कम 4 राज्यों से अधिक राज्य तो हो सकते हैं लेकिन स्टूडेंट 4 राज्यों से कम राज्य ना हो अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त किए हों वैध मतों का। और स्टूडेंट साथ में अगर लोकसभा का चुनाव है तो 4 लोकसभा सीट भी जीती हों। दूसरी कंडीशन को समझते हैं स्टूडेंट। 2% लोकसभा की सीटें। स्टूडेंट 2% लोकसभा की सीटों का मतलब होता है 11 सीटें। अगर 11 सीटें कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से जीती हों तो भी स्टूडेंट राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट पहली दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो तीसरी कंडीशन फुलफिल हो तब भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो तीसरी कंडीशन क्या है इसको समझते हैं। 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। तो जैसा कि स्टूडेंट अभी हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पढ़ रहे हैं, इससे पहले क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा पढ़े थे। अगर 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो उस पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो स्टूडेंट क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 कंडीशन हैं और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी 3 कंडीशन हैं और इन 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है तो क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट नोट में समझते हैं। 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदाता की आयु घटाकर 21 से 18 कर दी गई। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय वोट करने की जो आयु थी, वैलिड आयु, वो 21 वर्ष थी। स्टूडेंट 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत 21 वर्ष से घटाकर वोट डालने की आयु अर्थात वोटर बनने की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। और स्टूडेंट ये लागू कब हुआ था? 1989 में। तो स्टूडेंट 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था और 61वां संविधान संशोधन लागू कब किया गया था? तो 1989 में लागू किया गया था। स्टूडेंट जब वोट डालने जाते हैं तब स्याही लगाई जाती है। वो स्याही क्या होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट होती है। पहले चुनाव आयुक्त को समझते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो सुकुमार सेन बने थे। यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो स्टूडेंट सुशील चंद्र हैं और ये कौन से नंबर के हैं? तो 24वें नंबर के हैं। स्टूडेंट जैसा कि हम आपको बताए थे कि वर्तमान में जो चुनाव आयोग है वो बहुसदस्यीय हो गया है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो स्टूडेंट जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो कौन कौन है वर्तमान में? एक राजीव कुमार हैं और दूसरे अनूप चंद्र पांडे हैं। तो स्टूडेंट मूल संविधान में हमारे एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त की व्यवस्था की गई थी, इसलिए स्टूडेंट सुकुमार सेन अकेले थे और वर्तमान में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय कर दिया गया है, अर्थात 2 अन्य चुनाव आयुक्त जोड़ दिए गए हैं। इसलिए वर्तमान में हमने राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे को पढ़ा। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र हैं और ये 24वें नंबर के हैं। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो VS रमा देवी थी। प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो SY कुरैशी थे। तो स्टूडेंट इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट नोट में बताया गया है, इसको समझते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको हम बताए थे, जो निर्वाचन आयोग होता है ये 6 चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। बाकी स्टूडेंट जो पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव होते हैं, जैसे प्रधानी है, BDC है, जिला पंचायत सदस्य है और जिला पंचायत अध्यक्ष है या ब्लॉक प्रमुख है, तो स्टूडेंट इनके चुनाव, या शहरी स्थानीय नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम, इनके स्टूडेंट चुनाव कौन करवाता है? तो इनके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो स्टूडेंट अभी समझते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किन किन के पास है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 कंडीशन दी हुई हैं। उन 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल करते हो तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो वर्तमान में कितनी ऐसी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको स्टूडेंट NCP बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में है। तो स्टूडेंट जो NCP पार्टी है ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है। VSP जिसको बहुजन समाजवादी पार्टी बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा फेमस है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये स्टूडेंट तब केरला, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा फेमस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद स्टूडेंट TMC, तृणमूल कांग्रेस, स्टूडेंट इसकी अभी सरकार है पश्चिम बंगाल में और ये पश्चिम बंगाल में ज़्यादा फेमस है। इस पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। इसके बाद स्टूडेंट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो स्टूडेंट इस पार्टी में मार्क्सवादी लगा हुआ है, इस बात को अच्छे से याद रखना है। और 8वीं नंबर की पार्टी जो है वो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, ये स्टूडेंट आसाम, मेघालय में ज़्यादा फेमस है। तो स्टूडेंट ये जो 8 पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, BSP, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, TMC, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और नेशनल पीपुल्स पार्टी, इन 8 पार्टियों में हमारे भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।